हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं इस वीडियो सेगमेंट में, जिसमें हम देखते हैं यहाँ पर एमपीपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी और अन्य एग्जामिनेशंस जिसमें यूपीएससी संबंधित रिटर्न प्रैक्टिस कराई जाती है। तो इस विषय में इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने जो जीएस पेपर 2 होता है, जिसमें यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशंस की बात की जाती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, प्रश्न है आपके सामने कि भारत और चीन के मध्य संबंधों के समय में जो भी परिवर्तन होते रहते हैं, उन परिवर्तन को देखते हुए वर्तमान परिदृश्य के संबंध में दोनों देशों के मध्य जो संबंध स्थापित हो रहे हैं, इसको लेकर के आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है। अब इसका आप लोगों को आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। तो देखिए दोस्तों, जब भी आलोचनात्मक मूल्यांकन की बात की जाती है तो यहाँ पर क्रिटिकली एनालिसिस करना है, इंग्लिश में कहा जाए तो इन सब चीज़ों को हमें समझना होगा और इसी के आधार पर आपको आंसर राइटिंग करनी होगी। और चूंकि जो ये विषय होता है जीएस पेपर 2 में, जब आप देखते हैं तो यहाँ पर हमारे देश के जो आसपास के जो भी पड़ोसी देश हैं, इनके साथ संबंध की बात कही जाती है। इंटरनेशनल रिलेशंस मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात किया कहा जाता है। और जब ये बात आ जाती है यहाँ पर, तो हमारे देश के जितने भी नियरेस्ट कंट्रीज़ हैं, मतलब नेबरिंग कंट्री है, उन नेबर कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं, हमारे देश के संबंध कैसे हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उसी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस विषय के साथ, इस टॉपिक के साथ, इस वीडियो के साथ, ताकि हम समझ सकें कि चीन के साथ जो भी परिदृश्य है जो आज बना हुआ है वो कैसे बना हुआ है। तो देखिए, अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, वर्तमान में इस समय पूरा का पूरा जो कंट्री है पूरा एक पैंडेमिक झेल रहा है, मतलब एक महामारी झेल रहा है। उस महामारी के बीच आप अगर देखेंगे तो विश्व इस तरीके से जो भी चीज़ें हो रही है, इससे निपटने के लिए आपसी सहयोग की गुंजाइश कर रहे हैं, एक दूसरे देशों का सहारा ले रहे हैं, मदद कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन एक तरफ क्या हो रहा है, एक तरफ यह हो रहा है कि जो विश्व के दो बड़े राष्ट्र हैं, जैसे कि एक भारत है और एक चाइना है, ये दोनों आपस में ज़मीनी विवाद से उलझे हुए हैं। इस उलझने के साथ क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो विश्व का जो एक माइंड है वो अलग तरीके से जा रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अक्साई चीन में जो स्थित एक जगह है जिसका नाम है गालवन घाटी। गालवन घाटी है, वहाँ पर चाइना के जो चॉपर्स दिखाई दिए जो कि लद्दाख में आता है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि जो हमारा सिक्किम है, सिक्किम के पास भी यहाँ पर कुछ दिन पहले यहाँ पर देखेंगे आप तो दोनों देशों के बीच में जो सेना है, उन सेना के बीच में थोड़ी बहुत झड़प हुई थी। तो समस्या ये है कि भारत का आरोप है कि जो गालवन घाटी है, गालवन घाटी के आसपास के जो किनारे हैं, उस किनारों पर चीन अवैध रूप से वहाँ पर टेंट लगा करके क्या कर रहा है, सैनिकों की निगरानी कर रहा है और धीरे धीरे वहाँ पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। तो दूसरी तरफ चीन क्या कह रहा है, चीन का कहना यह है कि भारत गालवन घाटी के पास रक्षा संबंधी जो कार्य है उसकी अवैध निर्माण कर रहा है। इस दोनों आरोप प्रत्यारोपण की वजह से दोनों जो सेना है वो बार बार सामने आ रही है। चूँकि जो झड़प हुई थी वहाँ पर आपने देखा पूर्वोत्तर क्षेत्र में, तो वहाँ पर जो सिक्किम में नाथुला एक दर्रा है जिसे पासेस कहा जाता है, वहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। तो अब बात यह होता है कि अब चलिए सब तो ठीक है, तो उपरोक्त जो घटनाएं हो रही है वो क्यों हो रही है। तो उपरोक्त घटनाएं जो हो रही है उसका जो रीज़न है वो ये देखा जाए कि दोनों देशों की जो रिश्ते हैं वो हमेशा से इतने जटिल बने रहे हैं कि उनको सुलझाया नहीं जा सका है। बहुत हमेशा से दोनों देशों के मध्य ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती रही है। इसी के मद्देनज़र आप देखेंगे तो 1962 में, जहां पर आप देखेंगे कि 1962 में इंडिया और चाइना का एक वॉर हुआ था। हालांकि इससे पहले भी पंचशील समझौता हुआ था, वहां पर हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया था। उसके बावजूद भी 1962 में आप देखेंगे तो चीन के साथ हमारा एक युद्ध हुआ था। भारत ने हालांकि जब आज़ाद हुआ तो भारत क्या हुआ कि भारत एक लोकतांत्रिक देश बना, लेकिन चाइना हुआ जो कि एक छद्म लोकतांत्रिक देश बना। वहाँ पे कहने मात्र के लोकतांत्रिक है, लेकिन वहाँ पर देखा जाए तो पूरा कम्युनिस्ट शासन चलता है वहाँ पर। तो देखने में कहा जाए तो दोनों देश एक साथ ही लगभग आज़ाद हुए। तो औपनिवेशिक काल से भारत 1947 में आज़ाद हुआ, तो चाइना वहीं 48 के आसपास आज़ाद हुआ वो। लेकिन दोनों के देशों का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था देखी जाए वो पूर्णतः अलग है। तो इन्हीं चीज़ों के साथ यदि आप देखते हैं तो हमारे सामने ये बात आता है कि भारत और चीन का जो संबंध है, उन संबंधों का डेवलपमेंट कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ। जब आप इन सब चीज़ों को समझना शुरू कर लेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो आप इंटरव्यू में भी अच्छे सवालों का जवाब दे देंगे और राइटिंग भी आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो देखिए, हजारों वर्षों तक क्या हुआ कि जो तिब्बत है वो एक अलग स्टेट हुआ करता था, एक अलग देश हुआ करता था। लेकिन क्या हुआ कि चीन की जो अग्रेशन पावर थी, उसका जो विस्तारवाद की नीति थी, उसी विस्तारवाद की नीति में ये हुआ कि जो तिब्बत है, तिब्बत चाइना का पार्ट हो गया। वो कैसे हुआ, तो देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत आज़ाद हुआ और जब चाइना भी आज़ाद हुए दोनों देश, तब ये हुआ कि दोनों देशों के मध्य एक अलग से एक देश आया करता था, उसका नाम था यहाँ पर तिब्बत। तो तिब्बत जब बीच में आता था तो यहाँ पर चाइना डायरेक्टली टच नहीं करता था भारत के
सीमा क्षेत्र से। लेकिन तिब्बत को जब उन्होंने एनेक्स कर लिया चाइना ने, तब क्या हुआ कि डायरेक्टली जो भारत के साथ है 35,000 किलोमीटर के आसपास की जो भूमि है वो यहाँ पर टच करने लग गई। फिर क्या हुआ कि देखिए चीन का जो भौगोलिक रूप से जो विस्तार हुआ उसकी वजह से क्या हुआ कि 1950 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद क्या किया कि भारत और जो चीन की सीमा थी वो दोनों रूप से साझी हो गई। पहले क्या था, बीच में तिब्बत था, लेकिन अब चीन आ गया डायरेक्टली। फिर 20वीं सदी के मध्य में क्या हुआ, तब भारत और चीन के मध्य जो संबंध न्यूनतम थे उनमें क्या था कि उनमें कुछ ऐसे संबंध थे जैसे कि यहाँ पर व्यापारियों का संबंध था, तीर्थयात्री हुआ करते थे जो कि कैलाश मानसरोवर जाते हैं अभी भी, और विवाद भी उसी को लेकर के था। फिर इसके बाद आपने देखा कि 1954 में आता है एक दृश्य। 1954 में क्या होता है कि जो उस समय भारत के तत्काल प्रधानमंत्री होते हैं वो होते हैं नेहरू जी, और चाइना के जो वहाँ पर प्रधानमंत्री कहें या फिर जो राष्ट्रपति जो भी उनका सर्वोच्च कह सकते गवर्नमेंट हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है वो होते हैं चाउ एन लाई। ये दोनों के मध्य एक संबंध होता है, इन दोनों के मध्य एक मुलाकात होता है जिसे यहाँ पर हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया जाता है, और यहीं पर पंचशील समझौते पर साइन हो जाता है। पंचशील समझौते पर साइन इस बात को लेकर के होता है कि ताकि क्षेत्र की जो भी शांति है उसको स्थापित की जा सके और जो कार्य योजना है उसको तैयार किया जा सके, ये इसका उद्देश्य होता है। लेकिन उस समय क्या होता रहता है कि चीन में उसका जो एग्रेशन है, जो उसकी विस्तारवाद की नीति है वो बढ़ती जाती है। तो वर्ष 1959 में एक ऐसा वाकया आता है जब तिब्बत के जो धार्मिक गुरु होते हैं जो कि दलाई लामा होते हैं, उन दलाई लामा को यहाँ पर भारत में शरण दे दी जाती है। उसका कारण ये होता है शरण देने का कि जो दलाई लामा होते हैं वो एक अलग तिब्बत की मांग करते हैं, लेकिन उनके ऊपर उनके जो क्षेत्र है ल्हासा, तब तिब्बत की राजधानी है, वहाँ पर चीनी जो साम्राज्यवाद की नीति होती है उसके तहत वहाँ पर अटैक किया जाता है। तो दलाई लामा होते हैं अपने अनुयायियों के साथ भारत में आ जाते हैं, और जब भारत में आते हैं तब इनका स्वागत करने के लिए, इनको लेने जाने के लिए हमारे देश के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जाते हैं। इससे क्या होता है, चीन इससे बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। गुस्से में आने के कारण उसके जो भी पहले के एग्रीमेंट्स थे, जो भी उसके कह सकते हैं कि जो भी समझौते थे उसको वहाँ पर तोड़ देता है वो, और उसी का कारण है 1959 का दलाई लामा का भारत आना, जिसकी वजह से 1962 में यहाँ पर इंडिया चाइना वॉर हो जाता है। चूँकि जो दलाई लामा है वो भारत में उस समय निरसावात करते हैं धर्मशाला में। तो इसके पश्चात चीन ने भारत पर तिब्बत और पूरे हिमालयी क्षेत्र में विस्तारवाद और साम्राज्यवादी नीति का प्रसार करने का आरोप लगा देता है, और इसी के तहत यहाँ पर ये 1962 का युद्ध देखने के सामने आता है हमारे। तो 1962 में जो सीमा संघर्ष से द्वितीय संबंधों को गंभीर झटका लगा। इसके बाद क्या हुआ कि वर्ष 1976 में भारत और चीन के राजनयिक संबंधों को फिर से बहाल किया गया। मतलब 1962 के बाद 1976 में आकर के लगभग 14 वर्षों के बाद आप देखेंगे तो भारत और चाइना के जो रिश्ते थे वो तकरीबन सही रास्ते पे आ पाते हैं। फिर धीरे धीरे दोनों देशों के मध्य क्या होता है कि जो द्विपक्षीय समझौते होते हैं वो होते हैं। फिर धीरे धीरे जो भी यहाँ पर व्यवहारिक संबंध होते हैं, व्यापारिक संबंध होते हैं, कल्चरल संबंध होते हैं, सब में इम्प्रूवमेंट होता है। फिर 1976 से 78 तक के बीच में ऐसा कोई मतलब इंगेजमेंट नहीं होता है, कोई ऐसा कार्य नहीं होता है, क्योंकि उस समय भारत में बहुत ज़्यादा अनस्टेबल राजनीति होने लग जाती है। फिर क्या होता है कि 1988 का समय काल आता है। तो 1988 के समय काल में क्या होता है कि भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने द्विपक्षीय संबंधों का सामान्यीकरण करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। उनकी थोड़ी एक अलग प्रकार की नीति थी। तो चीन का उन्होंने दौरा किया उस समय 1988 में। तो जब चीन का उन्होंने दौरा किया तो दोनों पक्ष सीमा विवाद के प्रश्न पर पारस्परिक स्वीकार्य समाधान निकालने तथा अन्य क्षेत्रों में सक्रिय रूप से द्विपक्षीय संबंधों को विकसित करने के लिए सहमत हो जाते हैं। मतलब दोनों देश क्या होते हैं आपस में, दोनों देश के जो प्रमुख होते हैं वो जो सीमा विवाद है उसको लेकर के थोड़ा बात करने के लिए सामने आ जाते हैं। फिर आता है 1992 में एक नए प्रधानमंत्री बन जाते हैं भारत के। चलिए बताइए 1992 में प्रधानमंत्री कौन बनता है। वे जब बनते हैं प्रधानमंत्री तो भारत के राष्ट्रपति उस समय रहते हैं आर वेंकटरमण। वे भारत की तरफ से स्वतंत्रता के बाद चीन का दौरा करने वाले पहले राष्ट्रपति बनते हैं। ये आपको फैक्ट याद रखना है कि भारत की तरफ से पहले राष्ट्रपति कौन हैं जो चीन का दौरा करते हैं, तो वो होते हैं वेंकटरमण, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति होते हैं। इससे पहले किसी भी राष्ट्रपति ने चाइना का दौरा नहीं किए होते हैं। फिर क्या होता है, फिर इसके बाद 2003 का समय काल आता है। तो 2003 के समय काल में पहला नॉन कांग्रेसी जो प्रधानमंत्री होते हैं वो जाते हैं चीन का दौरा करने, और ये होते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। 2003 में चीन का दौरा करने अटल जी जाते हैं। फिर दोनों पक्षों में चीन और भारत
का जो भी यहाँ पर संबंध है उन सिद्धांतों को व्यापक सहयोग की घोषणा की जाती है, जिसको यहाँ पर नाम दिया जाता है द डिक्लेरेशन ऑन द प्रिंसिपल्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव कोऑपरेशन इन चाइना इंडिया रिलेशंस। ये समझौते पर साइन किया जाता है। तो क्या होता है कि फिर 2011 का समय काल आता है। 2011 में क्या होता है कि भारत और चीन विनिमय वर्ष एक एग्रीमेंट होता है, तथा वर्ष 2000 भारत में भारत चीन मैत्री एवं सहयोग वर्ष, ये इस पे मिलकर के मनाया जाता है, एक पूरा कह सकते हैं कि इवेंट। फिर आता है 2015 का समय काल। तो 2015 में क्या होता है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने चीन का दौरा किया। अब जब 2015 आ जाता है तब यहाँ पर आ जाते हैं वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी का ये पहला दौरा होता है। फिर क्या होता है कि चीन ने भारतीय आधिकारिक जो होता है तीर्थ यात्रियों के लिए नाथुला दर्रा खोलने का फैसला लिया। मतलब क्या होता है कि 2015 में जो नाथुला दर्रा होता है, वो नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में है, उसके माध्यम से जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है उसको खोलने की परमिशन दे दी जाती है। भारत ने चीन में जो भारत का पर्यटन वर्ष है वो मनाया जाता है। मतलब भारत में जो चीन का जो पर्यटन वर्ष है वो मनाया जाता है 2015 में। मतलब देखा जाए तो यहाँ पर जो कल्चरल एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो जाती है दोनों देशों के मध्य में। फिर आता है 2018 का समय काल। तो 2018 का जो समय काल होता है उसमें चीन के राष्ट्रपति तथा भारत के प्रधानमंत्री के बीच वुहान में एक मीटिंग होता है। मतलब वुहान जाते हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो वुहान में क्या होता है, ये वही वुहान है जहाँ पर आज के समय कोरोना वायरस का जो स्टार्ट हुआ था वो वहीं से हुआ था। तो भारत और चीन का जो अनौपचारिक शिखर सम्मेलन होता है, एक अनऑफिशियल एक मीटिंग होता है, एक सम्मेलन होता है जहां आयोजन किया जाता है। उसके बीच क्या होता है कि गहन विचार विमर्श होता है। उसके बाद वैश्विक और द्विपक्षीय राजनीतिक मुद्दों के साथ साथ घरेलू एवं विदेशी नीतियों के साथ संबंधित जो भी दृष्टिकोण है उसका व्यापक रूप से किस प्रकार से आगे कार्य करना है, किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, इसको लेकर के बात की जाती है। 2018 में देखेंगे तो फिर आता है 2019 का समय काल। 2019 में क्या होता है यहाँ पर कि 2019 में भारत की मतलब प्रधानमंत्री तथा भारत के प्रधानमंत्री तथा चीन के राष्ट्रपति दोनों की मुलाकात होती है चेन्नई में। मतलब चेन्नई में एक समिट होता है जो कि दूसरा अनौपचारिक शिखर सम्मेलन होता है। पहला तो वुहान में होता है 2018 में, दूसरा होता है 2019 में जो कि चेन्नई में होता है, आयोजित किया जाता है। इस बैठक में प्रथम अनौपचारिक सम्मेलन में बनी हुई आम सहमति और अधिक दृढ़ किया जाता है। मतलब जो भी वुहान में एग्रीमेंट के तहत जो भी बातें हुई थी उस बातों को आगे बढ़ाया जाता है और ये बातें हो पाती हैं, कंटिन्यू चल पाती हैं 2019 में चेन्नई के सम्मेलन में। फिर आता है 2020 में क्या होता है कि भारत और चीन के बीच जो राजनयिक संबंध है उनकी स्थापना का 70 वर्ष हो जाते हैं। मतलब 1950 से स्टार्ट होता है, 1950 से 2020 तक 70 वर्ष हो जाते हैं दोनों देशों के संबंध के मध्य। तब क्या होता है कि भारत और चीन का जो भी सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल संपर्क का वर्ष भी होता है ये। मतलब किस प्रकार से इस चीज़ों का समावेशन होता है। फिर आता है यहाँ पर समय दोस्तों, यहाँ पर अब देखते हैं हम कि सहयोग के विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से भारत और चाइना के मध्य। तो राजनीतिक एवं राजनयिक संबंध की हम बात करते हैं तो देखिए भारत एवं चीन के शीर्ष नेताओं द्वारा दो जो अनौपचारिक शिखर सम्मेलन है, एक तो वुहान में हुआ था और एक चेन्नई में हुआ, आयोजित किए गए तथा वैश्विक एवं क्षेत्रीय महत्व के मुद्दों पर गहन विचार विमर्श किया गया। इन सब चीज़ों को लेकर किस प्रकार से दोनों देशों के बीच मध्य संबंध स्थापित करना है। फिर दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय यात्राओं का लगातार आदान प्रदान होता रहा। तो उच्च स्तरीय यात्राओं की तरफ मैं बात करता हूं तो यहाँ पर आपको समझना होगा जितने भी यहाँ पर G20, G7, शार्क इवन जो भी यहाँ पर बीच बीच में जो भी यहाँ पर सम्मेलन होते रहते हैं उनमें दोनों देशों के मध्य द्वारा यहाँ पर समय समय पर मुलाकात होती रही है। फिर यहाँ पर अंतर संसदीय मैत्री समूह स्थापित किया गया। यहाँ पर सीमा प्रश्न पर जो भी यहाँ पर विवाद थे उसको लेकर के प्रतिनिधियों के माध्यम से समय समय पर जो समस्याएं हुआ करती थी इसको यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश की गई। फिर यहाँ पर भारत तथा चीन के मध्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक चिंताओं के बीच जो भी विभिन्न विषय थे उन विषयों को लेकर के जो भी यहाँ पर विचार थे उनका आदान प्रदान किया गया। लेकर के लगभग 50 से अधिक संवाद हो चुके हैं उनको सॉल्व करने के लिए। अब हम बात करते हैं आर्थिक विषय के लिए। देखिए जब आर्थिक की बात करते हैं दोनों देशों के मध्य में किस प्रकार से ट्रेड है, किस प्रकार से कॉमर्स है, इसकी बात की जाएगी। तो देखिए 21वीं सदी जब प्रारंभ हो जाता है तब ऐसा कहा जाता है, पूरे WHO हो या फिर IMF हो, इनका यही कहना है कि जो 21वीं सदी है वो भारत मतलब एशिया की सदी होगी। और एशिया में दो जो मेजर कंट्रीज़ हैं वो एक तो चाइना है और एक इंडिया है। तो जब हम बात करते हैं आर्थिक संबंधों की दोनों देशों के मध्य में तो दोनों देशों का जो
आर्थिक संबंध है वो बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ है यहाँ पर, लेकिन एक देश को फायदा होता है दूसरे देश को घाटा होता है यहाँ पर। वो कैसे होता है? तो देखिए 21वीं सदी के प्रारंभ से अब तक भारत और चीन के मध्य होने वाला जो व्यापारिक यहाँ पर व्यापार है, व्यापारिक जो साझेदारी है, वो लगभग $3 बिलियन की है। $3 बिलियन की जब मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो 300 करोड़ ये डॉलर्स की यहाँ पर लगभग लगातार बढ़ रही है, जो कि यहाँ पर $100 बिलियन लगभग 32 गुना हो गया है। पहले से जो 3 था अब यहाँ पर 100 बिलियंस हो चुके हैं, तो 100 बिलियंस मतलब 32 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है ये। तो ये कैसे हुआ? तो देखिए वर्ष 2019 में भारत तथा चीन के बीच होने वाले व्यापार की जो मात्रा थी वो लगभग 92.68 बिलियन थी। तो यहाँ से लेकर के एक साल के अंदर ही $8 बिलियन की यहाँ पर बढ़ोतरी हो जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर नंबर दिखाता है कि दोनों देशों में कितनी व्यापक रूप से यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। फिर भारत में जो औद्योगिक पार्क्स हैं, ई कॉमर्स तथा अन्य जो आईटी के क्षेत्र हैं, उसमें लगभग 1000 से अधिक चीनी कंपनियां निवेश करती हैं यहाँ पर। भारतीय कंपनियां भी चीन के बाजार में सक्रिय रूप से विस्तार कर रही हैं बाकायदा देखा जाए तो। फिर चीन में निवेश करने वाली 2/3 से अधिक भारतीय कंपनियां लगातार मुनाफा कमा रही है। चीन में निवेश कर रही हैं भारतीय कंपनियां, मुनाफा भी कमा रही हैं, ऐसा नहीं कि उन्हें घाटा हो रहा है। फिर यहाँ पर देखेंगे आपके 2.7 बिलियन से अधिक लोगों के जो संयुक्त बाजार तथा दुनिया के लगभग 20% के आसपास लगभग सकल घरेलू उत्पाद मतलब उनके जीडीपी में भारत और चीन के आर्थिक एवं व्यापारिक सहयोग के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं विद्यमान है। मतलब दुनिया भर के जितने भी यहाँ पर बिजनेस जैसे होते हैं, यहाँ पर व्यापार होता है, उसमें लगभग भारत और चाइना अकेले ही 20% से अधिक का जो उनके जीडीपी है उसको कवर करते हैं अपने व्यापार के माध्यम से। तो भारत में चीनी की जो कंपनियां हैं वो लगभग संचयी निवेश $8 बिलियन के आसपास का यहाँ पर रखती है। संचयी निवेश मतलब वो पूरा इसका पूरा बचा ले जाती हैं। अब हम बात करते हैं दोनों देशों के मध्य जो यहाँ पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की है। तो देखिए जब दोनों देशों के मध्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, प्रौद्योगिकी मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो पूरा विश्व जानता है कि किस प्रकार से चाइना की टेक्नोलॉजी काम कर रही है और किस प्रकार से उन्होंने एक विस्तारवाद की नीति अपनाई है, उसमें उनका टेक्नोलॉजी भी शामिल हो जाता है। तो भारतीय कंपनियों ने चीन में 3 सूचना प्रौद्योगिकी कॉरिडोर स्थापित किया है। वर्तमान में कितने 3 कॉरिडोर स्थापित किए हैं जो सूचना प्रौद्योगिकी तथा उच्च प्रौद्योगिकी में भारत चीन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। फिर रक्षा की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए डिफेंस की जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो भारत और चीन दोनों ही संयुक्त रूप से कई मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं, जिसमें हैंड इन हैंड एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये आप याद रखिए, डिफेंस में किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। ये संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास है जो कि अब तक 8 बार आयोजित किया जा चुका है। फिर यहाँ पर पीपल्स टू पीपल कनेक्ट की बात की जाती है। तो देखिए पीपल टू पीपल लोगों के द्वारा कनेक्शंस की जब बात की जाती है तो क्या होता है, दोनों देशों ने कला, प्रकाशन, मीडिया, फिल्म और टेलीविज़न, संग्रहालय, खेल, युवा, पर्यटन, फिर इसके बाद स्थानीयता, फिर पारंपरिक चिकित्सा, योग, शिक्षा एवं थिंक टैंक के क्षेत्र में आदान प्रदान तथा सहयोग पर बहुत कुछ काम किया है। जैसे कि आप अगर देखते हैं तो हमारी जो मूवीज़ होती हैं उनके देशों में लगती है, जैसे कि दंगल ने वहाँ पर 1000 करोड़ से अधिक का वहाँ पर कमाई किया है। ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है जो कि वहाँ पर जाके लगती हैं। तो ये क्या होता है, यहाँ पर एक एक्सचेंज होता है, कल्चर का एक्सचेंज, इसे इस तरीके की जो प्रोसेस होती है इसे कल्चर का एक्सचेंज कहा जाता है। फिर हमारे इंडिया के बहुत सारे लोग हैं जो कि वहाँ पर जाकर के मेडिकल की प्रिपरेशन करते हैं। जैसे कि वुहान में आपने देखा होगा जब कोरोना वायरस फैला उससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट को इंडिया लेकर के आया गया था। तो वे सारे लोग क्या कर रहे थे, वे सारे स्टूडेंट वहाँ पर अपनी मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे थे। फिर इसके बाद क्या होता है कि देखिए दोनों देशों ने सिस्टर सिटीज़ यहाँ पर बोला गया है, सिस्टर सिटीज़ तथा प्रांतों के 14 जोड़े स्थापित किए हैं। फुजियान प्रांत और तमिलनाडु को सिस्टर स्टेट के रूप में, जबकि जिनझोउ एवं चेन्नई नगर में सिस्टर सिटीज़ के रूप में विकसित किया है। मतलब क्या है कि दोनों देशों को लगभग एक जैसे यहाँ पर निर्माण करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ का कल्चर वहाँ स्थापित करना, वहाँ का कल्चर को थोड़ा सा यहाँ स्थापित करना, इस तरीके से कल्चरल एक्सचेंज की बात यहाँ पर रखी गई है। फिर अब हम आते हैं इंडिया और चाइना के विवाद को लेकर के कि क्या विवाद रहे हैं दोनों देशों के मध्य। तो देखिए जब हम विवाद की बात करते हैं तो थोड़ा यहाँ पर हमें समझना होगा। वो कैसे समझेंगे हम, तो देखिए यहाँ पर समझने के लिए हमें करना ये होगा कि यहाँ पर क्या हुआ कि सीमा विवाद जैसे कि आपने देखा होगा कि पेंगोंग त्यो मोरीरी, बोलने में अटपटा नाम लगेगा, आपको भी कोशिश करिएगा बार बार बोलने में आ जाएगा। तो इसमें क्या है कि
सीमा विवाद में, जैसे कि पैंगोंग त्यो मेमोरी झील का विवाद जो कि 2019 में हुआ था। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि डोकलाम जो प्रॉब्लम है, डोकलाम भी आपने देखा होगा कि बाकायदा ये 2017 में हुआ था। लगभग 70 दिनों तक स्टैंड स्टिल वहीं दोनों देशों की जो सेना है वो टिकी रही। और एक विवाद ये था कि बस वो चाइना है वो भूटान के एक टेरिटरी में एक सड़क का निर्माण कर रहा था। तो चूँकि भारत ने उसकी सुरक्षा का बाकायदा एग्रीमेंट से साइन है, ट्रीटी है, उसके तहत भारत की जिम्मेदारी है कि वो भूटान के सहयोग करे। तो भूटान का सहयोग करने के लिए भारत और चाइना की जो दोनों सेनाएं हैं लगभग 70 दिनों तक वहाँ पर टिकी रही थी। फिर एक विवाद आता है अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है यहाँ पर आसफिला। आप आसफिला में भी विवाद है, क्योंकि उस जगह को चाइना है क्लेम करता है कि वो उनका टेरिटरी है, क्योंकि वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनका जो शक्ल है वो लगभग चाइना के लोगों से मिलती जुलती है, इसलिए वो कहते हैं कि ये हमारे लोग हैं और ये ज़मीन भी हमारी है। ये कुछ विवाद है वहाँ पर। फिर आप देखेंगे यहाँ पर कि जो यहाँ पर परमाणु आपूर्ति की बात करते हैं हम, तो देखिए जो परमाणु आपूर्ति समूह है जिसका नाम यहाँ पर न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप्स है, जिसे हम एनएसजी कहते हैं। एनएसजी ग्रुप में क्या होता है कि भारत को प्रवेश देने के लिए बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि उसका सहयोग करना चाह रही है भारत का। लेकिन चाइना क्या कर रहा है, चाइना हमेशा अपना वीटो लगा देता है और वीटो लगा करके उसको हॉल्ट कर देता है, रोक देता है। तो जो एनएसजी ग्रुप्स है, उस एनएसजी ग्रुप्स में जो सदस्य हैं, जो कि जैसे कि आपने देखा होगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यहाँ पर 5 सदस्य परमानेंट है और यहाँ पर 10 सदस्य टेम्पररी हैं। तो 5 सदस्य जो है वहाँ पर, उस 5 सदस्य में यहाँ पर एनएसजी ग्रुप को होल्ड करने की पूरी वहाँ पर देखा जाता है। अगर उसमें से एक भी व्यक्ति रोक देगा, मतलब ना कह देगा यूएनएससी में, तो व्यक्ति जो दूसरा आने वाला कंट्री होगा वो उसका मेंबर नहीं हो पाएगा। चलिए मुझे आप बताइए कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें कितने परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं, इसका नाम आप मुझे बताइए। चूँकि मैंने ये वीडियो पढ़ा चुका हूँ, इसके बारे में मैंने बता चुका है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म की ज़रूरत क्यों है। ये एक वीडियो है, उसके बारे में मैंने बता चुका हूँ, आप मुझे जवाब दीजिएगा। तो वहाँ पर रोक देता है वो। सुरक्षा जो काउंसिल है यूएनएससी, उसमें भी वो रोक देता है भारत को चीन सदस्यता लेने से। फिर यहाँ पर एक अन्य विवाद है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स, जिसे हम बेल्ट एंड रोड पहल कहते हैं। तो ये जो है ये भी एक सीमा विवाद है। ये सीमा विवाद कैसे है ये भी बताऊंगा मैं आपको। फिर इसके साथ आपने एक देखा होगा चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, ये भी मैंने आपको बताया है नेम। जब आप जब डाइमर बांध पढ़ेंगे तो उसमें मैंने बताया है आपको। तो उसमें क्या होता है, देखिए ये दोनों विवाद किस प्रकार से हैं। एक तो चाइना की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से, इसके माध्यम से वो आपने सुना होगा सिल्क रूट। तो सिल्क रूट की तर्ज पर ये एक ऐसा सड़क का निर्माण करना चाहता है पूरे विश्व भर में जहाँ से उसकी आर्थिक एक्टिविटी चल सके। और जो चीन पाकिस्तान का जो कॉरिडोर है ये भी उसी का हिस्सा है। वो हिस्सा किस प्रकार से है कि आप अगर मैप में देखेंगे आपके सामने, तो उस मैप में आप देखेंगे कि जो वहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, ये आप मान के चलिए ये कश्मीर है हमारा और ये पाकिस्तान है। तो जो CPEC है वो कुछ इस तरीके से निकल के आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर ग्वादर पोर्ट आ जाता है। तो चाइना ने यहाँ से जो ये वाला हिस्सा POK है, POK से CAPC को यहाँ पर डाल रखा है। तो ये वाला जो लोकेशन है ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए स्ट्रेटेजी, क्योंकि POK तो हमारा है, इस वजह से ये एक विवाद का विषय बन जाता है। फिर यहाँ पर देखेंगे कि सीमा पर पार जो भी आतंकी गतिविधियाँ होती हैं, उस आतंकी गतिविधियाँ जो पाकिस्तान में द्वारा कराई जाती है, उनमें कहीं ना कहीं हद तक जब भारत वहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में या फिर यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में जब उनके खिलाफ अध्यादेश लेकर के आता है, उनके खिलाफ जब रिजोल्यूशन लेकर के आता है, तो चाइना वहाँ पर होल्ड लगा देता है, उसको रोक देता है, वो अपने वीटो पावर का गलत इस्तेमाल करता है। फिर यहाँ पर जो चीन ने जो हिंद प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो भारत है क्वाड का सदस्य है की भूमिका पर हमेशा से असंतोष जाहिर किया। जैसे कि क्वाड में कौन है, इंडिया है, USA, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। ये क्वाड है, इन 4 देशों का समूह। ये 4 देश क्या करते हैं, जो साउथ एशिया, साउथ जो चाइना सी है, उस साउथ चाइना सी में उनको रोकने का मंशा को लेकर के बनाया गया है ये पूरा समूह। तो चाइना एक विरोध दर्ज कराता है, ये दर्ज कराता है कि भारत को इसमें नहीं होना चाहिए। वो ऑस्ट्रेलिया से भी इसी प्रकार का विरोध अपना दर्ज कराता हुआ आया है। फिर जो विवाद है, इस विवाद के समाधान की क्या रणनीति हो सकती है, ये अब हम बात करते हैं। क्योंकि विवाद अगर है तो दोनों देशों को बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो अगर विवाद के निपटान की अगर हम बात करें तो दोनों देशों की जो भी नेताएं हैं, उन नेताओं को रणनीतिक रूप से मार्गदर्शन का पालन करना होगा। जो पंचशील समझौता है, उस समझौते को पुनः देखा जाए तो
उसको रिवाइव करना होगा। फिर मैत्रीपूर्ण सहयोग और सामान्य जो भी प्रवृत्तियाँ हैं उन प्रवृत्तियों को विकसित करने पर बल देना होगा। फिर पारस्परिक रूप से लाभकारी जो सहयोग की जो भी गति है उसको यहाँ पर विस्तार करना होगा। यहाँ पर हमेशा ये नहीं कहा जा सकता किसी को भी जो कंट्री जिस तरीके से चाइना यहाँ पर अपना एग्रेशन दिखा रहा है उसको लेकर के उसका भी नुकसान है और खास में हमारे पड़ोसी देश हमको भी नुकसान है। इसके साथ साथ भारत व चीन को जो अंतर्राष्ट्रीय और जो भी यहाँ पर क्षेत्रीय मामले हैं उनको यहाँ पर समन्वय को बढ़ाना होगा। फिर दोनों देशों के जो आपसी मतभेद है उन मतभेद को यहाँ पर ख़त्म करना होगा। क्योंकि अभी वर्तमान में आप देखेंगे जब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आप लोगों के लिए 21 मई को, आपने 20 मई को देखा होगा कि जो भी यहाँ पर स्टैंड लिए गए हैं नेपाल के द्वारा वो भी कहीं ना कहीं हद तक चाइना का ही एक उस अग्रेसिवनेस जो पावर है उस का ही एक दृश्य दिखाई देता है। जिस तरीके से इस समय नेपाल एक रुख अख्तियार कर रहा है। तो ये तो हमने कुछ उसके समाधान की बात करी। फिर अब हम बात करते हैं आगे क्या किया जा सकता है, आगे के क्या राह हम देख सकते हैं। देखिए सीधी सी बात है, सीमाओं को परिभाषित करना होगा। अगर सीमा परिभाषित नहीं होंगे तो ये हमेशा विवाद बना रहेगा। कभी चाइना क्लेम करेगा, कभी नेपाल क्लेम करेगा, कभी इंडिया क्लेम करेगा। तो तीनों देश जो हैं, खासकर हमारी जो नेपाल के साथ तो लगभग बहुत सारी बॉर्डर्स, लगभग 98% के आसपास जब बॉर्डर्स है वो सारी की सारी पैक्ड हैं और परिभाषित की हुई है, आइडेंटिफाइड है। बस थोड़ा सा एक जगह है जहाँ पर हमने देखा होगा, एक तो काला पानी एरिया है और एक यहाँ पर काली नदी है। इन नदियों के पास लेकर के प्रॉब्लम है जो नेपाल ने एक विरोध दर्ज कराया था। क्योंकि जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, आप बहुत सारी समझौते देखेंगे तो समझौते में पता चल जाएगा आपको कि क्या किस प्रकार से वो नीति है। उसको भी लेकर के मैं वीडियो बराबर बनाऊंगा मैं। तो सबसे पहला सोल्यूशन क्या है, देशों को यहाँ पर जो भी विवाद है उस विवाद को समझना होगा, उन विवाद को निपटारा करना होगा। अदरवाइज़ क्या होगा, ये ऐसी जो टेंशन है वो क्रिएट होती रहेंगी। फिर इसके पास क्या होगा कि पिछले 10 वर्षों के जो भी द्विपक्षीय व्यापार में चीन ने भारत के मुकाबले लगभग $750 बिलियन की बढ़त बना ली है। मतलब दोनों देशों के मध्य जो भी यहाँ पर व्यापार होता है उस व्यापार में सबसे ज़्यादा फायदा यहाँ पर चीन को ही हुआ है, जिसे कम करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अदरवाइज़ क्या होगा कि एक विशेष प्रकार का जो डेथ होता है, जो यहाँ पर घाटा होता है, वित्तीय घाटा होता है, वो देशों को भुगतना पड़ता है। फिर उससे क्या होता है कि देश की जो मार्केट है उसका मार्केट का वैल्यू बहुत कम हो जाता है। तो व्यापार घाटे को कम करने में जो सेवा क्षेत्र एवं प्रमुख हैं जो भी क्षेत्र हैं यहाँ पर, उस क्षेत्र को यहाँ पर भूमिका निभानी होगी। फिर विश्व में चीन तथा भारत ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या 1 अरब से अधिक है, मतलब लगभग 100 करोड़ के आसपास है। ये दोनों देश जो है कि राष्ट्रीय कायाकल्प की ऐसी ऐतिहासिक मिसाल हैं जो कि एक विकासशील देशों में है। चाइना का जो इकॉनमी है आप देख सकते हैं कि 14 ट्रिलियन आसपास का हो चुका है, और वहीं इंडिया का जो इकॉनमी हो 3 ट्रिलियन के आसपास भी नहीं, मतलब पहुंचा है। अभी 3.9 ट्रिलियन था लास्ट टाइम जब ऑडिटिंग की गई थी तो, और हम 2025 तक 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं। तो हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, दोनों देशों की जनसंख्या ज़्यादा है कंपेरिजन टू अगर इंडिया की देखी जाए तो जनसंख्या के साथ साथ यहाँ पर जो इकॉनमी है कंट्री की वो भी बहुत छोटी है कंपेरिजन टू चाइना। तो ये भी हमें देखना होगा। फिर यहाँ पर भारत और चीन के बीच की जो भी समस्या है उस समस्याओं को अल्पावधि में हल करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर इन सारी समस्याओं को हल नहीं किया गया तो दोनों देशों के मध्य एक अलग ही प्रकार का टेंशन क्रिएट होता रहेगा। और ख़ासकर हमारी जैसी कंट्री जिसमें जनसंख्या भी बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, इसके बाद हमारे जो रिसोर्सेस है वो भी संसाधन सीमित है। इवन फिर बीच बीच में आप देखते रहते हैं कि जो पाकिस्तान की तरफ से प्रॉब्लम क्रिएट कर दी जाती है, फिर हमारे इंडिया के अंदर ही इंटरनल प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जाते हैं नक्सलवाड़ी की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जितने भी समस्याएँ हैं, खासकर सीमा विवाद, इनको बहुत ही यथाशीघ्र सुलझाना होगा। ये जो कठिनाइयाँ आ रही हैं, इन कठिनाइयों के साथ साथ क्या होगा, मौजूदा जो भी रणनीतिक हैं उन्हें रणनीति में जो भी अंतर है उसको बहुत कम करना पड़ेगा। मतभेद जो भी हैं हमारे आपसी मतभेद, उन मतभेदों को सॉल्व करना पड़ेगा। यथास्थिति बनाए रखने के लिए जो भी यहाँ पर बेहतर इंतजाम हो सकते हैं वो करना पड़ेगा। ये सारा करना पड़ेगा क्योंकि अगर अभी देखा जाए तो अभी के परिदृश्य में चाइना का जो रुख है वो किसी से नहीं छुपा हुआ है। तो अब हमें किसी न किसी तरीके से वर्ल्ड लेवल पर आकर के ऐसे मजबूत देशों का सहारा लेना पड़ेगा जिस तरीके से चाइना को हम यहाँ पर उल्टी मुँह दे सकें। अदरवाइज़ क्या होगा, चाइना हमेशा से हमें धोखा देता हुआ है। आप हिस्ट्री उठा करके देखेंगे तो आपको ये प्रतीत होगा कि चाइना ने हमेशा से दुरुपयोग किया है हमारे विश्वास का हमेशा से यहाँ पर आप देखेंगे तो उन्होंने विश्वासघात किया है, चाहे वो चाइना के रिश्ते पाकिस्तान के साथ लेकर के हो या फिर अब वर्तमान में हम देखें तो नेपाल को लेकर के हो।
बस भूटान है जो हमारे साथ इस समय टिका हुआ है, भूटान ने हमेशा सहयोग किया है। तो ये सारी चीज़ों को हमें समझना होगा। इवन चाइना हमारा पड़ोस का जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश को भी वो कहीं हद तक देखा जाए तो उन्होंने बहुत सारे निवेश करके उन्हें उलझा रखा है। फिर आप देखेंगे श्रीलंका को उन्होंने हब्बन टोटा जो पोर्ट है वो ले रखा है। फिर आप मलेशिया चले जाएंगे, आप यहाँ पर मालदीव चले जाएंगे, वहाँ पे भी उन्हें घेर रखा है। फिर आप चले जाएंगे अफ्रीका महाद्वीप में, तो वहाँ पे भी जो सेनेगल आइलैंड है, बहुत सारी यहाँ पर आइलैंड्स है, उनको भी यहाँ पर इन्होंने डेप्थ में ले रखा है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या हुआ कि भारत के आसपास इन्होंने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना दिया, मतलब मोतियों से उन्हें घेर दिया है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उन चीज़ों को समझना होगा हमें। भारत को एक सॉफ्ट नीति अपनाने के साथ साथ आप एक हार्ड नीति अपनानी होगी, ताकि यहाँ पर हम उसको टैकल कर सकें। सो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करी आपको चाइना से रिलेटेड, चाइना से संबंध में। यहाँ पर ये वीडियो रहा आप लोगों के लिए। आप लोगों को कैसा एक्सपीरियंस रहता है? फर्स्ट टाइम मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने लाइव आकर के मैं वीडियो, अभी तक मेरा आप वॉइस देखते थे, अब मेरा चेहरे के साथ साथ एक एक्सप्रेशंस भी देखें। तो ये एक मेरा एक्सपेरिमेंट था। इस वीडियो को लेकर के आपको किस प्रकार का एक्सपीरियंस हुआ है, आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरा फेसबुक पर चैनल है अंकित सिंघन अकेडमी, ग्रुप भी है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। मेरा एक पेज है जो कि मैंने टेलीग्राम पे स्टार्ट किया है, अंकित सिंह विजडम हब स्टडी के नाम से, वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर विजडम हब स्टडी के नाम से एक पेज बनाया हुआ है, जिसको मैंने एक्टिव किया है। वो पेज बहुत पुराना था लेकिन मैं चला नहीं पा रहा था, तो मैंने एक्टिव किया। वहाँ पे भी आपको करंट अफेयर से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहेंगी। और ये जितने भी जो सोर्सेस हैं ना दोस्तों, यहाँ पे सभी जगह जो भी सोर्सेस मिलेंगे वो सब अलग अलग मिलेंगे। आपको एक जगह के सोर्सेस दूसरी जगह पर जो कंटेंट है वो नहीं मिलेगा। तो आप सारी चीज़ों को डाउनलोड कर चुके हैं, आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को प्लीज़ आप शेयर करिए। क्योंकि अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के सामने लाइव आऊँ। लाइव आना मतलब मैं स्ट्रीमिंग करूँ लाइव यूट्यूब पे, और उसके लिए मुझे 1000 सब्सक्राइबर करना आवश्यक है। 1000 नहीं हो पाएंगे तो मैं नहीं आ पाऊँगा। तो मैं वो चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ लाइव आ सकूँ और लाइव आपके क्वेश्चंस के आंसर दे सकूँ, ताकि हम एक हेल्दी डिस्कशन क्रिएट कर सकें। ये मेरा एक नया एक्सपेरिमेंट है। अब मैं देखता हूँ कि आप लोग कितना इसमें सहयोग करते हैं। चलिए फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।